नमस्कार, मैं अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम मंथन। आज हम बात करेंगे पर्यावरण और समाज सेवा के बारे में। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री मनवर सिंह नेगी जी, जो कि एक शिक्षक हैं और साथ में समाज सेवक भी हैं। स्वागत है आपका सर आज के इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल आपका। अ, सबसे पहले मैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जी आपने मुझे आज आमंत्रित किया और आमंत्रण के लिए इस लायक समझा। जी सर, आपके काम और अनुभव के बारे में जानना बहुत रोचक है। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों से न केवल पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में कुछ हमें बताइए। अ, ये मेरा अहोभाग्य मैं मानूंगा कि मैं एक पर्यावरण के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 10-15 सालों से रत हूँ। और मैं इस हिमालय की सेवा करना चाहता हूँ। जो ये धीरे धीरे जो हिमालय हमारा जो समाप्त हो रहा है। अगर आप भी अपने गांव अगर आते होंगे तो सामने जो हिमालय को आप देखते होंगे तो बिल्कुल परछाई उसके जो पड़ रही है बिल्कुल ब्लैक होगी। तो इस सेवा के लिए हम रत हैं। और मैंने मेरे मेरा ये कहूंगा कि मेरा एक सपना है हिमालय के लिए मैं एक सेवा करता रहूं। और इस प्रकार से हम इस बार जो है कि एक बहुत अच्छी सेवा हम करने जा रहे हैं। लोग के अपने जितने भी जो कार्य है उसके पीछे हम अवरत हैं। सर, क्या आपको लगता है कि वर्तमान पर्यावरण नीति ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थिति को पर्याप्त संरक्षण दे पा रही है? देखिए अंशुल, मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा। जी सरकार की कोई भी अगर नीति होती है वो कोई खराब नीति नहीं होती है। वो समाज के लिए एक समाज सेवा के लिए और हमारी जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनी गई जो नीति है वो बहुत अच्छी नीति है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। कहीं ना कहीं सरकार का जो तंत्र इसमें जो काम करता है उसकी खामी है। मुझे लगता है कि जब तक कोई भी अगर नीति अगर सरकार बनाती है जब तक उसको धरातल में देखते हुए यानी भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए जब तक हम इसका आकलन नहीं करेंगे तब तक एक ठोस नीति नहीं बन सकती हमसे। जी सर, क्या आपने देखा है कि बीते दशकों में उत्तराखंड में वनों की जो कटाई है उसमें वृद्धि हुई है कहीं ना कहीं? इसके पीछे अगर वृद्धि हुई है तो उसका मुख्य कारण क्या है? अ, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं एक आंकड़ा देख रहा था। लगातार 1 मिनट में लगभग पूरे भारत वर्ष में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 10,000 पेड़ कटते हैं 1 मिनट में। आप इस चीज को समझ सकते हैं। और जो आपने जो मुझे जो सवाल पूछा है कि इसके पीछे आप देख रहे होंगे जितना भी ये इंफ्रा बढ़ रहा है, रोडें कट रही है। आप देख रहे होंगे जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बन रही है। और आप देख रहे होंगे जितने भी खेत खलियान में जब लोग पहले वृक्षारोपण या फिर कृषि करते थे धीरे धीरे ये लोग बड़े बड़े घर बना दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसी जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसी जो हमारी जो वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। सर, अगर विकास की बात यहाँ पे आई है तो आपके अनुभव में जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच में क्या संबंध है और आप इससे कैसे संतुलित करते हैं? मैं इसमें एक चीज कहूंगा। जो हमारा जो हमने जो मैं अब थोड़ा समय अब पीछे जाना चाहूंगा। जब मैं इस एस जी आई एफ फाउंडेशन से जब जुड़ा तो मैं पिछले नवंबर में इससे जुड़ा। तो जब मैं मेरी मुलाकात हुई तो हमारी जो अ, इस गोपेश्वर के एक स्थान है बहुत आइडल पर्सन श्री राकेश गेरोला जी के कहने पर मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा। तो इस फाउंडेशन का जो ध्येय इस फाउंडेशन का ध्येय कृषकों कृषि कार्य में बढ़ावा देने के साथ साथ जो जो भी किसान भाई लोग हैं उनकी आर्थिकी में कैसे हम इसको आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम एक मुहिम हम चलाना चाह रहे थे। तो जब मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कितना पेड़ अपने जिले में लगाना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम तकरीबन हम 10,000 पौधे लगा पाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको
लगभग 50,000 पौधे लगा। तो मैं पहले परिदृष्टि में मैं जरा ये भी संकुचित हो गया कि मेरी बस की बात या फिर हमारी टीम की बस की बात इतना हम लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। तो हमने देखा जब हमने देखा तो जब हमने सोचा तो हमने ये सोचा कि हम कैसे इसको इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मैंने नंदा नगर में जा करके वहां पर लोगों से, प्रत्येक गांव की महिलाओं से बैठक ली। बैठक के बाद हमने महिलाओं के बीच, पुरुषों के बीच पूरी ग्राम पंचायत में हम गए। वहां पर हमने बैठक ली। बैठक लेने के बाद हमने जब यह निर्णय लिया कि हम तकरीबन जो है कि 50,000 वृक्षारोपण हम करने जाएंगे। तो हमने इसकी एक नींव स्थापित करी। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमारा वृक्षारोपण लगभग फरवरी में, मार्च में कंप्लीट हो गया था। तो लगभग हमने 50,000 का मुझे टारगेट दिया गया था। तो हमने 1500 किसानों के साथ मिलकर के लगभग 65,000 पौधे का रोपण हमने किया है। इसमें ये जो अधिकांश पौधे हैं ये फलदार वृक्ष है। इसमें हमने कुछ जो घास के पौधे भी दिए हैं, भीमल जैसे, सैतूत जैसे हमने पौधे किसानों को हमने दिया है। तो ये पूरे ग्राम जो हमारी जो क्षेत्र पंचायत जो क्षेत्र है वहां पर नंदानगर में 22 ग्राम पंचायतों में हमने ये काम किया। और सर, किसानों की बात अगर यहाँ पे आई है तो आप किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं? हाँ, हमने क्योंकि हमारा मोटो यही था कि पर्यावरण के साथ साथ किसानों को कैसे हम आर्थिक रूप में हम इनको मजबूत कर सके। तो अभी हमने यह सोचा कि किसानों को, माना हम अभी तो पौधे दिए और पौधे दे करके अभी 2 साल बाद उन्होंने ये पौधों पर फल लगेंगे, तो तब तक किसान क्या करें। तो हमने किसानों को यह बोला कि आप इंटरक्रॉपिंग, यानी जब आप 2-2 3-3 फीट के दायरे में पौधे लगा रहे हैं तो उसके बीच में आप जो है कि आप आर्थिकी को भी मजबूत कर सकते हैं, सब्जीकरण कर लें। और तमाम सारे जो बीज हम जो हमारे जिला के जो कृषि विभाग है, उद्यान विभाग से हम जुड़े और उनसे जितनी भी सरकार की, जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी उनको दी। और अपनी तरफ से लगभग हमने हमने पूरे क्षेत्र में 3 कुंटल जो हमारी जो सब्जियों के बीज है वो हमने प्रोवाइड किया। और मैं आपको अगर आंकड़ा बताऊं तो लगभग जो है कि 10 लाख की जो आमदनी उन सब्जियों से हुई है। और जो बहुत संतोषजनक विषय विषय मैं अपने आप को मानता हूं। और ये अगर हम कृषकों को अगर इस प्रकार की अगर हम योजनाओं के बारे में बताएं, सरकार की सब्सिडी के बारे में बताएं, क्योंकि अभी भी हम ये देखते हैं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं सरकार चलाती है तो उसमें यह दिखता है कि 10% लोग भी इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार को ये भी कहना चाहूंगा कि आप जिला स्तरीय में जाकर के जिले में जाकर के गांव-गांव में आप जो है कि जो भी योजनाएं आप लाते हैं कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित, वो योजनाएं आप गांव तक पहुंचाएं और इसको मोबिलाइज प्रॉपर करें। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम किसानों को जितना हो सके हम किसानों को अपने माध्यम से और जितना हमारी बातें बाहर है तो हम सरकार की योजनाओं में किसानों को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। सर, अभी आपने एक बात कही थी कि आपको 50,000 पौधों का टारगेट मिला था, तो उसी के अनुसार चमोली जिले के जो 9 ब्लॉक हैं उसमें 10 लाख फलदार पौधे रोपित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति होगी आपकी सर? हाँ, ये हमने एक रणनीति बनाई है कि आने वाले 5 वर्षों में हम कैसे पूरे जनपद में हमारे जितने भी 9-10 जो ब्लॉक हैं उसमें हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए हमने प्रत्येक ग्राम सभा से अभी हमारी जो मोबाइल टीम है वो वहां पर भ्रमण कर रही है, इसका सर्वेक्षण तैयार कर रही है, इसके लिए प्रॉपर योजना तैयार कर रही है। और उसके लिए हमने यह सोचा है कि प्रत्येक वर्ष हम, अभी तो हमने 65,000, लेकिन हम अगर इस वर्ष की बात करें तो लगभग हमने 1.5 लाख पौधे
की योजना हम बना रहे हैं। इसमें पूरे नंदन नगर के जो 72 गांव है, इसमें पूरे 72 गांव सम्मिलित होंगे। साथ साथ कुछ देवाल के भी वाण तक हम इसको ले जाएंगे। और फिर हम अगले साल जो आने वाला जो तीसरा वर्ष होगा, इसमें हम दसोली, उसके साथ साथ पोखरी और देवाल के जो गांव है वहां तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, क्या आप मानते हैं कि आने वाले वर्षों में जल संकट भारत के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट बनने वाला है? बिल्कुल। अभी एक सर्वे बता रही थी कि सन 2040 में जब तृतीय अगर विश्व युद्ध होगा, तो उसका एक प्रमुख कारण रहेगा जल, यानी पीने योग्य पानी। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगभग पिछले 5 वर्ष पहले का जो आंकड़ा है, लगभग 1% पूरे विश्व में पेय जल योग्य बचा हुआ है। बाकी जितना भी पानी है वो दूषित पानी है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जल संकट एक मुख्य कारण है। और अगर जल संकट को हमने बचाना है, मृदा संकट को हमने बचाना है, तो आप हमको आपको मिल करके, पूरे देश को मिल करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, बल्कि उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक होगा। सर, प्लास्टिक प्रदूषण और कचरा प्रबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने, आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान का एक मुहिम चलाई। लेकिन मैं बड़े दुख मन से ये कहना चाहता हूं कि सरकार तो, मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा है कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं, कोई भी योजनाएं जो है सरकार की जन विरोधी नहीं होती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कहीं ना कहीं हमारी जो प्रशासन या फिर जो भी राज्य सरकार की जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन वो ढंग से नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं इसकी जागरूकता, थोड़ा हम लोग जो आम लोग होते हैं, वो भी इसको एक जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाते हैं। तो अभी कुछ बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारे छात्र संगठन या फिर इसके लिए बहुत जागरूक हुए हैं कि कैसे हम जो है पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, और पर्यावरण के लिए कैसे संरक्षण इसको बना सकें। इसके लिए तमाम सारे जो है कि एनजीओ काम कर रही है। और मैं अगर अपने शहर गोपेश्वर की बात करूं, तो अभी एक ग्रुप बहुत सक्रिय है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत कस्बे कस्बे से पीजी कॉलेज का एक बहुत बड़ा एक यूनिट है, वो काम कर रहा है, जो बहुत सराहनीय काम कर रहा है। अगर इस प्रकार की जो बहुत सारे संगठन अगर काम करें, लोगों को अवेयर करें, तो निश्चित रूप से हम इसको बचा सकते हैं। अभी तक का तो ये है कि बहुत दयनीय स्थिति है, इसको हम सभी को सोचना पड़ेगा। सर, युवा पीढ़ी और शिक्षा पर आते हैं। क्या स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा केवल किताबी रह गई है, या वास्तविक स्तर पर भी कुछ हो रहा है? बिल्कुल। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी शिक्षा है, हमारी शिक्षा बिल्कुल अभी अभी तक सिर्फ धरातलीय शिक्षा नहीं, बल्कि किताबी तक सीमित रह गई है। अभी नई शिक्षा नीति जब भारत सरकार ने ये लागू की 2020 एनईपी जो आई है, उसमें बहुत सारे कौशल की योजनाएं का भी इसमें जिक्र किया गया है कि इसमें जो भी प्राथमिक शिक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा होगी, उच्च वर्ग की शिक्षा होगी, इसका प्रारूप क्या होगा। इसमें बहुत सारी योजनाओं, बहुत सारी शिक्षा में कौशल बेस्ड एजुकेशन यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन रखा गया है। अगर यह इम्प्लीमेंट होता है, तो निश्चित रूप से हमारी जो किताबी जो शिक्षा हम कह रहे हैं, जो सिर्फ रटने तक रह गई है, इसको कैसे व्यावहारिक जीवन में कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है। लेकिन अभी तक तो मैं खुद ये मानता हूँ कि हमारी जो शिक्षा है सिर्फ किताबी शिक्षा तक ही सीमित है। चार धाम परियोजना जो है, जैसे प्रोजेक्ट और आपका उस पे जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं,
जैसे ऑल वेदर रोड है आपका, उसमें क्या नजरिया है? क्या इससे स्थानीय को नुकसान हो रहा है? हाँ, जो ये चार धाम योजना ही है, अगर मैं देखूं, हम हमारा जो क्षेत्र है, ये बद्रीनाथ का जो हाईवे है, ये जो चार धाम योजना है, इसमें से एक ये भी पार्ट है। चार धाम जो योजना है, अगर हम देखेंगे स्थानीय लोगों को क्या मिला, तो मैं स्थानीय लोगों को तो इसका कोई मतलब रोजगार के माध्यम से इसका कोई अच्छा असर नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि श्रद्धालु जो जब कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके साथ यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर अलग अलग वैली में घूमते हैं, तो इसका निश्चित रूप से मतलब दूरी इसकी मतलब बची हुई है, समय इसका बचा हुआ है। अगर हम यहाँ से देहरादून जाते हैं तो लगभग, जब मैं छोटा था तब लगभग 8 घंटे लग जाते थे। अगर मैं जाऊं तो लगभग 6 घंटे में मैं देहरादून को सफर कर पाता हूँ। तो चार धाम योजना से लाभ तो हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों को क्या लाभ हुआ, इसके लिए तो मैं आपको खास बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई पब्लिकली कोई बेनिफिशियरी या फिर बेनिफिट नहीं मिल पाया है। सर, वहीं हम बात करें इको टूरिज्म जो है, उसको बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन क्या यह वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल है? नहीं नहीं, बिल्कुल। अभी जो ये, मैं आपको पहले भी कहा कि ये जो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, ये अभी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। और इसका अभी कोई भी, अगर आप अपने गांव भी आप भी जाते होंगे, तो इसका इसका कोई अच्छा परिणाम या नजर नहीं आता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। देखते रहिए स्वदेश 24x7 और बने रहिए हमारे प्रोग्राम मंथन के साथ। नमस्कार।